Hello students, welcome to Science Fact Education. This is your second lectures in solid state chemistry. We have already discussed about the unit cell. Now we are going to discuss about the type of unit cell. देखो type of unit cell हमारे लिए बहुत ही ज्यादा important है और हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। देखो टाइप ऑफ यूनिट सेल में दो तरह के यूनिट सेल मौजूद होते हैं। किसी भी सिस्टम के लिए आप यहाँ पर दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हो यूनिट सेल को। सबसे जो पहला टाइप होता है बच्चे, वो क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड द सेकंड टाइप इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड पार्ट क्या होता है बच्चे? यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिंपल यूनिट सेल। और सिंपल यूनिट सेल में कंडीशंस क्या होता है? देखो सबसे जो पहला पॉइंट आप जो बुक में देखते हो, इसमें क्या लिखा होता है? ऑल द एटम्स are present only at the corners. यहां पर क्या होगा बच्चे? इस जगह में अगर आप बात करोगे तो आप क्या बोलोगे? एटम्स कैन प्रेजेंट at the other position along with corners। देखो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लिख रहे हो, यहां पर पहला क्या होगा बच्चे? ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। ये तो आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर इसके लिए अगर मैं बात करूं, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? एटम्स कैन प्रेजेंट एट द अदर पोजीशन अलोंग विद कॉर्नर्स। दैट मींस कॉर्नर्स के साथ साथ किसी भी दूसरे पोजीशन में एटम या लैटिस पॉइंट मौजूद हो सकता है। सेकंड यहाँ पर हम लोग को ध्यान में रखना है इफेक्टिवली ओनली वन एटम, या फिर हम बोल सकते हैं ओनली वन लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल इज प्रेजेंट। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है ओनली वन लैटिस पॉइंट विल बी प्रेजेंट। और यहां पर क्या होगा बच्चे? यहां पर हो सकता है मोर देन वन लैटिस पॉइंट विल बी प्रेजेंट। देखो यहां पर सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट में आप क्या बोल सकते हो कि ऑल, जितना भी आप प्रिमिटिव यूनिट सेल देख रहे हो, सभी के सभी प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है, अगर मैं 3D सिस्टम के लिए बात करूं, देन सारे के सारे प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा बच्चे? वो सेम होगा। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है ऑल प्रिमिटिव यूनिट सेल हैविंग इक्वल वॉल्यूम। जबकि यहां पर क्या बोल सकते हो बच्चे? दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम। एंड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये बच्चे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि यहां नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है एंड दे हैव
integral multiple of their volume have integral multiple of volume of primitive unit cell, और ये सब चीज आप आगे देखोगे। तो यहाँ पर देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आपको ध्यान में रखना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम आते हैं, मानकर चलो कि मैं कुछ क्वेश्चन के बेसिस पर मैं समझाना चाहूंगा। एक तो हो गया हमारे पास, जैसे प्रिमिटिव के लिए मैं बात कर रहा था, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं। 2D सिस्टम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं 2D सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। जैसे मान के चलो मेरे पास इस तरह का सिस्टम है, और यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये second, this is the second unit cell, this is the first unit cell, and this is the third unit cell. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में इनमें कौन सा प्रिमिटिव है और कौन सा नॉन प्रिमिटिव है? अब क्या जवाब दोगे? देखो यहां पर तो आपको लगेगा कि सेकेंड में एटम कहां पर मौजूद है बच्चे? कॉर्नर में। और इफेक्टिवली अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 1/4 1/4 1/4 1/4 सारे एटम का जो पार्ट मौजूद है इस यूनिट सेल में वो 1/4 है। उस हिसाब से यहाँ पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स वो कितना आएगा? 1 आएगा। उसी तरह से मैं अगर इसका भी करूं तो वो भी उसी तरह से आने वाला है, एक में ग्रेटर देन 1/4, एक में लेस देन 1/4। कुछ इस तरह से पार्ट यहाँ पर क्या होता है बच्चे? शेयर्ड होता है। उसके हिसाब से मैं अगर इसके लिए भी निकालूं तो यहाँ पर क्या निकलेगा? यहाँ पर भी इफेक्टिवली 1 ही एटम निकलेगा। तो आप बोल सकते हो कि सेकेंड और थर्ड इन दोनों में हमारा एटम कहाँ है? कॉर्नर में है। तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द फर्स्ट? अगर मैं इसको फर्स्ट के रिस्पेक्ट में अप्लाई करूं तो यहां पर आप बोलोगे एटम तो यहां कॉर्नर में नहीं है, और उस हिसाब से ये नॉन प्रिमिटिव होना चाहिए था। बट नॉन प्रिमिटिव में भी कंडीशंस क्या है कि कॉर्नर के साथ साथ किसी अदर पोजीशन में होना चाहिए। देन ये नॉन प्रिमिटिव को भी यहां पर क्या कर रहा है? फुलफिल नहीं कर रहा है। देन व्हाट विल यू कॉल इट? देखो यहाँ पर ये सिंपल है, पहला स्टेटमेंट अप्लाई नहीं हो रहा इस कंडीशन में, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जिसमें बोला गया कि इफेक्टिवली 1 एटम होना चाहिए वो तो अप्लाई हो रहा है ना इसमें। देन डेफिनेटली यू कैन से दैट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों का तीनों क्या होगा बच्चे? ये तीनों का तीनों प्रिमिटिव यूनिट सेल है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हो बच्चे? ये सारा का सारा क्या है बच्चे? प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2D सिस्टम के लिए मैं बात कर रहा हूं। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे क्या, अगर हमारे पास 3D सिस्टम है और 3D सिस्टम में अगर मुझे क्लासिफाई करना हो, दिखाना हो कि प्रिमिटिव यूनिट सेल किस तरह दिखता है, तो देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर मैं बात करूं 3D सिस्टम के लिए तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर सकता हूं, यहां हो जाएगा हमारे पास एक क्यूबिकल सिस्टम, और क्यूबिकल सिस्टम में यहां एटम है कॉर्नर में, यहां एटम है, यहां सारे के सारे कॉर्नर में यहां पर क्या है बच्चे? एटम मौजूद है। इसे हम क्या कर सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो एक से ज्यादा एटम मौजूद है, ऐसा नहीं है, मैं बाद में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। यहाँ इफेक्टिव एटम जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1 ही निकलेगा। ठीक है बच्चे? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सारे कॉर्नर्स में कितने एटम मौजूद है। यहाँ पर सारे के सारे कॉर्नर्स में एटम मौजूद है, ये तो आपको पता चल रहा है। यहाँ आपको 8 एटम दिख रहा है, बट उसका इफेक्टिवली शेयरिंग अगर मैं बात करूं, इफेक्टिव शेयरिंग वो 1 ही है। ये मैं बाद में सिखाऊंगा कि कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो अगर मैं बात करता हूं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारे लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को 3 कैटेगराइज में आप बांट सकते हो, 3 या 4 में। सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास आ जाता है बच्चे BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अगर हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सेकेंड टाइप इज दैट फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड थर्ड टाइप इज दैट एंड सेंटर्ड। देखो आपको एंड सेंटर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए।
बीसीसी में होता है क्या बच्चे, एटम यहां पर कॉर्नर में होगा, सभी के सभी कॉर्नर में एटम मौजूद होगा, यहां पर सभी के सभी कॉर्नर में क्या होगा बच्चे, एटम मौजूद होगा, और बॉडी के सेंटर में भी होगा। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा फेस सेंटर के लिए, तो यहाँ पर एटम कहाँ होगा बच्चे, यहाँ पर सभी के सभी कॉर्नर में तो होगा ही, साथ ही साथ हमारे फेस के सेंटर में भी होगा। देखो एटम यहाँ होगा, सभी के सभी कॉर्नर में होगा, और यहाँ पर फेस के सेंटर में भी होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अगर ये क्यूबिकल सिस्टम है तो थर्ड टाइप दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड, एंड समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज बेस सेंटर। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, बेस सेंटर भी कहते हैं। यहां पर देखो अरेंजमेंट क्या होता है, आप यहां पर एटम कॉर्नर में होगा, और किसी भी दो अपोजिट फेस, कोई भी दो अपोजिट फेस में क्या होगा बच्चे, यहां पर आपका एटम होगा, किसी भी दो अपोजिट फेस, आप ऊपर नीचे ले लो, आप लेफ्ट राइट ले लो, या फिर फ्रंट और बैक ले लो। आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 3D सिस्टम में नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां पर देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंपल क्यूबिक। इसे हम सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं। तो इस तरह से क्या किया गया है बच्चे, यूनिट सेल को क्लासिफाई किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखना। फर्स्ट वन इज दैट प्रिमिटिव यूनिट सेल दैट इज सिंपल क्यूबिक, एंड सेकंड वन इज दैट नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल व्हिच इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, जिसे हम क्या कर रहे हैं, 3 टाइप में फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज बीसीसी, सेकंड वन इज एफसीसी, एंड लास्ट वन इज बेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो जैसे ही आप यूनिट सेल समझ गए हो, आपको कुछ बेसिक टर्म्स भी पता होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होता है जो कि यूनिट सेल को डिफाइन जिसके थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को पैरामीटर्स भी पता होना चाहिए। जनरली अगर मैं इसी पर बात कर देता हूँ, हमारे पास क्या होता है, 6 पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं। किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, 6 पैरामीटर यूज करते हैं। जैसे कि अलोंग एक्स एक्सिस आप बात कर सकते हो एज लेंथ, अलोंग जेड एक्सिस आप बात कर सकते हो दिस इज द बी लेंथ, और अलोंग वाई एक्सिस आप बोल सकते हो दिस इज द सी लेंथ। तो यहाँ पर देखो एज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स तो यही निकल गया, ए बी एंड सी। उसी तरह से एक और पैरामीटर्स होता है दैट इज इंटरफेशियल एंगल, फेस में किस तरह का एंगल बन रहा है। तो देखो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, दिस इज कॉल्ड एज बीटा। ये कौन सा एंगल हो जा रहा है बच्चे, एक्स वाई प्लेन में, ये एंगल हो जा रहा है एक्स वाई प्लेन में, दैट इज कॉल्ड एज बीटा, एंड लास्ट वन इज दैट इज गामा। तो आपको ध्यान में रखना है बच्चे कि जब इंटरफेशियल एंगल का बात करूं मैं, इंटरफेशियल एंगल, सो दिस इज अल्फा, बीटा और गामा। ये 6 पैरामीटर आपको ध्यान में रखने होते हैं, जिससे हम एक यूनिट सेल को दूसरे यूनिट सेल से क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर उसमें डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो जैसे ही आप टाइप ऑफ यूनिट सेल समझ गए हो, इसके बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रेविस लैटिस। ये ब्रेविस लैटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे से याद करने में लगे रहते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिसे आप यूज करके इसे पूरे सिस्टम को आप याद रख सकते हो। देखो यहां पर मानकर चलो, आप पहले ये समझ लो ब्रेविस लैटिस है क्या, व्हाट इज ब्रेविस लैटिस एंड हाउ कैन यू डिफाइन दिस। देखो बच्चे ब्रेविस लैटिस होता क्या है, जनरली आपको पता होना चाहिए कि ब्रेविस नाम के एक साइंटिस्ट ने 1848 को 1848 में इन्होंने बताया कि नेचर में जितने भी तरह की स्पेस लैटिस मौजूद है, जितने भी तरह की क्रिस्टल लैटिस मौजूद है, इसे हम 14 स्पेस लैटिस में कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री क्राइटेरिया, आपको मैं यहां डिफाइन कर दे रहा हूं। इन 1848 Bravis proposed that
there are 14 space lattice possible on the basis of symmetry criteria. On the basis of symmetry criteria, which is naturally present in nature on repetition of these distinct lattice they can fill whole space, सारा का सारा स्पेस ये बच्चे क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। तो उसके बेसिस पर इन्होंने क्या देखा कि नेचर में जितने भी तरह के स्पेस लैटिस मौजूद है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम 14 डिस्टिंक्ट डिफरेंट टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सिमेट्री क्राइटेरिया आपको समझ में आ जाएगा। मैं जस्ट जब मैं क्लासिफाई कर दूं उसके बाद में सिमेट्री क्राइटेरिया को भी लेकर मैं समझाऊंगा। तो इस डेफिनेशन को आप जरूर लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट यहाँ पर किस तरह का क्लासिफिकेशन किया गया उसे समझने का कोशिश करो। देखो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होगा। 7 क्रिस्टल सिस्टम आप इसको ध्यान में रखना है। आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है बच्चे। देखो याद रखने तरीका, सी करना, टी करना, ओ करना, एच आर एम टी, सी टी ओ एच आर एम टी। आप इस तरह से याद कर लेना। सी से क्या होगा बच्चे, क्यूबिक। टी से क्या होगा, टेट्रागोनल। ओ से क्या होगा, ऑर्थो रोम्बिक। एच से क्या होगा बच्चे, हेक्सागोनल। आर से हो जाएगा बच्चे रोम्बो हेड्रल। एम से हो जाएगा बच्चे मोनोक्लिनिक। एंड टी से हो जाएगा बच्चे ट्राइक्लिनिक। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं एजेस को लेकर, तो यहां एज में मैं बात क्या करूंगा, 3 तरह के एज होते, ए बी एंड सी। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, तीनों के तीनों एज बराबर होते हैं क्यूबिकल सिस्टम में, नो डाउट। टेट्रागोनल में क्या होगा बच्चे, आपको राइट से क्या करना है, कट लगा देना है, नॉट इक्वल टू। उसी तरह से फिर यहां पर क्या करेंगे, ये कट एक और आगे बढ़ जाएंगे, इधर भी कट लगा देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चे, लेफ्ट से ओपन करना, पहले को ओपन करना, इसे रहने देना। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे बच्चे, इसे भी ओपन कर देना। एंड नेक्स्ट आप इसे क्लोज कर देना और इसे भी क्या कर देना बच्चे, क्लोज कर देना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एज का सारा रिलेशन निकाल सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके कुछ और भी नाम हैं। जैसे क्यूबिकल सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम रेगुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुलर सिस्टम। और आप इसे क्या कह सकते हो, आप इसे आइसोमेट्रिक भी कह सकते हो, आइसोमेट्रिक सिस्टम। सिमिलरली अगर आपके पास रोम्बोहेड्रल है तो रोम्बोहेड्रल को और एक नाम से जाना जाता है बच्चे, दैट इज ट्राइगोनल। देखो यहाँ स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जैसे यहाँ टेट्रागोनल दे रखा है ना, और यहाँ पर क्या है, ट्राइगोनल सिस्टम दे रखा है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना, नाम काफी दोनों में सिमिलरिटीज है, एक टेट्रागोनल एक ट्राइगोनल है, तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। ट्राइक्लिनिक सिस्टम का भी एक और नाम है बच्चे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनॉर्थिक सिस्टम, जिसका मतलब होता है एक तरह का नॉन सिमेट्रिक सिस्टम है, नॉन सिमेट्रिक सिस्टम है। और यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल का रिलेशन हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं बच्चे,
तो इंटरफेसियल एंगल ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो शुरुआत का यहाँ जो 3 होगा ना, वो सभी में सारा इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, सभी में, इसमें कोई सोचना नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख दो क्या बच्चे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम हेक्सागोनल में आएंगे, हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा ये तो 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चे, 120 डिग्री। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो अल्फा बीटा गामा ये सारा का सारा क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे यहाँ शुरुआत में अल्फा और बीटा ये तो 90 डिग्री होगा, बट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि गामा जो होगा वो 120 डिग्री नहीं होगा। देखो यहां से यहां का जो स्टेप है वो सेम है, बस आपको गामा जो है वो नॉट इक्वल टू में दिखाना है 120 डिग्री के। उसके बाद यहाँ पर देखो ना ही अल्फा बीटा के बराबर होगा और ना ही वो गामा के बराबर होगा और ना ही इनमें से कोई 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्राइक्लिनिक सिस्टम का भी प्रॉपर्टीज बता सकते हो। अब यहाँ पर देखो इसके बाद हमें ध्यान में रखना होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है, देखो सिमेट्री को लेकर मैं इसके बाद ही डिस्कस करने जा रहा हूं, बट अभी जस्ट नंबर को याद रखने का तरीका सीख लो। यहाँ पर कितना होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 13, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 7, यहाँ पर 1 और यहाँ 0। सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्या बच्चे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 9, 5, 3, 7, 7, 1 एंड 0। लास्ट वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि लिखा हुआ भी है ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस किसमें कौन सा मौजूद होता है ये भी समझना जरूरी है बच्चे, कि किसमें कौन सा ब्रेविस लैटिस मौजूद है। देखो अगर मैं क्यूबिक के लिए लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं सिंपल क्यूबिक, SC भी लिख सकता हूं और ब्रैकेट में P प्रिमिटिव भी लिख सकता हूं, क्योंकि सिंपल क्यूबिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसमें और क्या पाया जाता है बच्चे, तो यहाँ पर FCC, इसका FCC सिस्टम भी मौजूद है और BCC भी मौजूद है बच्चे। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग को ध्यान में रखना है, इस जगह में क्या होगा बच्चे, सिंपल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव। आप ध्यान से देखो कि मैंने यहाँ C नहीं लगाया, C इसके लिए लगाया था क्योंकि ये क्यूबिकल सिस्टम था, तो मैं यहाँ पर जस्ट क्या कर रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ। आप यहाँ पर इसके रेस्ट में T भी लगा सकते हो, बट आपको मालूम होना चाहिए सिंपल का दैट मीन्स क्या, कि एटम लैटिस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में होगा, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल, और इसका कौन सा एग्जिस्ट करता है बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BC, बॉडी सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर मैं थर्ड का बात करूं दैट इज ऑर्थोरोम्बिक, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे सिंपल, और यहाँ पर इसका बॉडी सेंटर्ड भी होता है, इसका फेस सेंटर्ड भी होता है, और खास बात है बच्चे इसका एंड सेंटर्ड भी होता है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसका सिंपल होगा, इसका भी सिंपल होगा, इसका भी बच्चे सिंपल होगा, और नीचे में वाले इसका भी क्या होगा बच्चे, सिंपल होगा। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, इसका एंड सेंटर्ड भी होता है बच्चे, EC, इसका क्या होगा बच्चे, एंड सेंटर भी मौजूद होता है। आप यहाँ पर काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, so there are 14 brevis lattice। ये सारा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि इन सभी में सेंटर ऑफ सिमेट्री सभी में मौजूद है। सेंटर ऑफ सिमेट्री और ट्रांसलेशनल सिमेट्री, ट्रांसलेशनल सिमेट्री मतलब किसी भी सिस्टम को अगर आप रिपीट करते हो स्पेस में तो पूरा स्पेस फुलफिल क्या फिल होगा, यस। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री सभी में मौजूद होता है, नो डाउट। इसके बेसिस पर कुछ सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सिमेट्रिक सिस्टम कौन सा है, तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक सिस्टम कौन सा होगा बच्चे, क्यूबिकल सिस्टम होगा। आप इसको ऐसे इसके लिए नहीं बोल सकते हो कि इसमें सारा एज लेंथ या एंगल बराबर है इसीलिए हाईली सिमेट्रिक सिस्टम है, ये चीज आप नहीं बोल सकते डिफाइन करने के लिए। आप अगर ये चीज बोलोगे ना तो ये चीज आपको कहीं और भी देखने को मिलेगा, ये चीज तो आपको रोम्बोहेड्रल में भी देखने को मिल रहा है। रोम्बोहेड्रल में भी क्या है, सारा का सारा एज और सारा का सारा एंगल यहाँ पर बराबर है।
तो क्या मैं इसको हाईली सिमेट्रिक बोलूं? नहीं। देखो सिमेट्रिक, हाईली सिमेट्रिक मैं इस क्यूबिकल को क्यों बोलता हूं? क्योंकि इसमें हाईली एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है, सबसे ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है, यहां पर सबसे ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं हाईली सिमेट्रिक सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए हाईली सिमेट्रिक सिस्टम, देन आपके लिए जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्यूबिकल सिस्टम। वो क्या होगा आंसर? क्यूबिकल सिस्टम। और हाईली एसिमेट्रिक सिस्टम, सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक सिस्टम कौन सा हो जाएगा? एसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक? वो हो जाएगा बच्चे यहां पर ट्राइक्लिनिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री जीरो, प्लेन ऑफ सिमेट्री जीरो, एज वेल एज यहां पर आपको ध्यान में रखना है, यहां पर आपको और भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के रेस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है बच्चे। टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितना मौजूद होता है क्यूबिकल सिस्टम में, यहां से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन आप पहले नोट कर लेना अपने कॉपी में। हाईली सिमेट्रिक सिस्टम कौन सा हो जाएगा बच्चे? तो हाईली सिमेट्रिक सिस्टम हमारा क्यूबिकल सिस्टम होगा। और यहां पर एसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक सिस्टम वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा बच्चे हमारा ट्राइक्लिनिक सिस्टम। अगर टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का बात करूं मैं, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री किसमें? क्यूबिकल सिस्टम में। क्यूबिकल सिस्टम में बच्चे तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा बच्चे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 9 हो जाएगा हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड नो डाउट एक और क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस हिसाब से अगर आप जोड़ोगे इन्हें तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्यूबिकल सिस्टम में मौजूद है। अब देखो यहां पर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ये जितना मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टल सिमेट्री को लेकर, ये है क्या? मैं एक दो का समझा देता हूं, उतना आपको पूछा नहीं जाता है, बट यहां पर डेटा आपको पूछा जा सकता है फ्यूचर के एग्जाम में। देखो जब हम लोग बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? मानकर चलो मेरे पास क्या है? मेरे पास क्यूबिकल सिस्टम है, कुछ इस तरह से यहाँ पर मेरे पास क्या है बच्चे? मेरे पास क्यूबिकल सिस्टम है। मैं इसे नाम दे दिया क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखो यहाँ पर इसको मैं कितने एंगल डिग्री में मैं इसे रोटेट करूं और कितने बार रोटेट करूं, जिसके बाद मुझे एग्जैक्टली इसी स्ट्रक्चर को मुझे अचीव करना है। ऑफ कोर्स यहां पर सबसे पहला जो तरीका आप देखोगे, आप बोलोगे कि यहां पर आप इसे 90 डिग्री में रोटेट करो। अगर मैं इसे 90 डिग्री में रोटेट करता हूं, अगर मैं इसे 90 डिग्री में रोटेट करूंगा तो रोटेट होने के बाद रहेगा तो वो क्यूबिकल सिस्टम ही, लेकिन ये सारे पॉइंट्स ये रोटेट होकर अलग अलग जगह चले जाएंगे। वो हमारा क्या कहलाएगा? वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहलाएगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। तो कितने बार मैं रोटेट करूंगा जो मुझे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा? 4 बार करना ही होगा। तो यहां पर आप देखो, जब आप यहां पर बात कर रहे हो 360 डिवाइडेड बाय 90, तो यहां हो जा रहा है क्या बच्चे? एटलीस्ट 4 बार आप रोटेट करोगे, उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसके अलोंग रोटेट कर रहा हूं तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? 4 रोटेशन के बाद सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास क्या है मौजूद? C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 4 फोल्ड सिमेट्री। इसमें क्या है मौजूद बच्चे? 4 फोल्ड सिमेट्री मौजूद है। अब इस तरह के सिमेट्री कितने मौजूद है, कितने सारे पॉसिबिलिटीज है। तो देखो ये फेस से पास हो रहा है ना, एक एक्सिस हमारा 2 फेस यूज कर रहा है, टोटल फेस कितना है? 6। तो इस तरह के 4 फोल्ड सिमेट्री कितने मौजूद होंगे? 3 तो होंगे ही। तो यहां पर ये चीज समझना है कि 3 तो यहां पर हो गया क्या? 4 फोल्ड सिमेट्री हो गया। इसके अलावा अगर मानकर चलो मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, सिंपल है, इसी तरह से सिस्टम। आप देखो मेरे पास दूसरा क्यूबिकल सिस्टम है और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? अलोंग दिस डायगोनल मैं इसे रोटेट करना चाह रहा हूं।
और इसे रोटेट करने मतलब क्या हुआ, 120 डिग्री के एंगल में मैं इसे रोटेट करूंगा। कितने बार रोटेट करूंगा जो सिमेट्रिकल एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर, मैं यहां पर फिर से नाम दे सकता हूं, सेम हमें क्या मिल जाए, यही स्ट्रक्चर मिल जाए, तो यहां पर हमें कितने बार रोटेट करना होगा बताओ। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसे जानने के लिए, 360 को डिवाइड कर दो किससे, 120 से, तो आपको मिल जाएगा क्या, 3 बार यहां पर रोटेट करना होगा। अब देखो इस तरह का एक्सिस कितना पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर देखो एक एक्सिस बनने में 2 कॉर्नर यूज हो रहा है, टोटल कॉर्नर यहाँ पर कितना है 8। उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास जो 3 फोल्ड सिमेट्री है, हमारे पास 3 फोल्ड सिमेट्री जो मौजूद है बच्चे, वो कितना हो सकता है, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं 4 हो सकता है। इस तरह से 4 3 फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल है, क्योंकि एक एक्सिस बनने के लिए 2 कॉर्नर यूज हो रहा है, टोटल कॉर्नर 8 है, उस हिसाब से यहाँ पर 3 फोल्ड सिमेट्री हमारा 4 हो सकता है। उसी तरह से बच्चे अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक और स्ट्रक्चर ले लेता हूं, मानकर चलो कि मेरे पास ये सिस्टम है, यहाँ पर मेरे पास क्या है बच्चे, मेरे पास ये सिस्टम है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, अलोंग द एज मैं इसे रोटेट करूंगा। कितने बार रोटेट करना होगा, तो यहां पर देखो आपको पता होना चाहिए 2 बार। इट कंटेन्स 2 फोल्ड सिमेट्री, 180 डिग्री में रोटेट करना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री में अगर आप इसको 2 बार रोटेट कर देते हो अलोंग दिस एक्सिस, यू विल गेट द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। मेरा सवाल है कि इस तरह का एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना सारा पॉसिबिलिटीज इसके साथ बन सकता है। तो देखो एक एक्सिस बनने में कितना एज यूज हो रहा है बच्चे, कितने साइड्स यूज हो रहे हैं, 2, और टोटल साइड्स कितने मौजूद होते हैं यहाँ पर 12। दैट मीन्स यहाँ पर इस तरह का 2 फोल्ड सिमेट्री कितना मौजूद होगा बच्चे यहाँ पर, इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो एटलीस्ट यहाँ पर क्या होगा 6 6 इतना तो मौजूद होगा ही। तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप देखो ना, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, जोड़ने पर कितना आ रहा है 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रहा है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालते हैं। सिमिलरली अगर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप यहाँ पर निकालना चाह रहे हो क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो भी निकल सकता है इसी तरीके से। देखो मेरे पास मानकर चलो मुझे निकालना क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने कितना लिखा था प्लेन ऑफ सिमेट्री, 9 लिखा था। आप खुद से यहाँ देखो, सिंपल वे में समझने का कोशिश करो, आसान है। अब देखो मेरे पास एक क्यूबिकल सिस्टम है, अगर मैं एक प्लेन बना दूं, अगर मैं एक प्लेन बना दूं तो ये प्लेन क्या इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये प्लेन इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है। तो इसके पास क्या है बच्चे, इस तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। एक प्लेन बनाने में कितना एज यूज हुआ, 4 एज यूज हुआ। दैट मीन्स इस तरह का कितना प्लेन बन सकते हैं, जैसे एक ऐसे बना तो एक ऐसे प्लेन भी तो बन सकता है। तो टोटल एज हमारा 12 है और एक प्लेन बनने में 1 2 3 4 4 एज यूज हो रहा है, तो मैं डिवाइड करूंगा 4, तो इस तरह का प्लेन कितना बनेगा, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा। उसी तरह से एक और प्लेन यहां पर मैं क्रिएट कर सकता हूं, मानकर चलो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्यूबिकल सिस्टम है। वी हैव दिस टाइप ऑफ क्यूबिकल सिस्टम। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अलोंग दिस, यहां पर इस एज के अलोंग मैं यहां पर प्लेन बना रहा हूं बच्चे। अब देखो यहां पर एक प्लेन बनने में कितना एज यूज हो रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो 1 2 ओनली 2, और इस तरह का हमारे पास कितना एज है 12 है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो कितना प्लेन बन सकता है, 6 प्लेन इस तरह से बन सकता है हमारे पास। अब देखो 6 और 3 कितना हो गया 9, क्योंकि इस तरह से भी अगर आप कट करते हो तो ये सिमेट्रिक वे में ही कट करेगा। तो इसके पास एक क्यूबिकल सिस्टम के पास टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा बच्चे, तो 6 and 3 9। और सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि एक सेंटर लिए और सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए, वो सभी में पाया जाता है। तो 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री तो सभी में पाया जाएगा।
ठीक है बच्चे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आ सकता है इन फ्यूचर एग्जाम में, क्योंकि बहुत टफ भी नहीं है और हर एक बुक में दे रखा है। अगर आप प्रदीप में भी देखोगे तो इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का डायग्राम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हमारे पास जैसे ब्रेविस लैटिस हम लोग समटाइम्स 2D सिस्टम में भी पूछा जा सकता है। अभी तक तो पूछा नहीं गया है, बट 2D सिस्टम में भी पूछा जा सकता है। तो 2D सिस्टम में जब हम लोग बात करते हैं ब्रेविस लैटिस का, तो 5 तरह का ब्रेविस लैटिस है बच्चे। 2D सिस्टम में हम लोग बात किसका कर रहे हैं बच्चे? ब्रेविस लैटिस का। तो देखो अभी तक पूछा नहीं गया है, मैं बता दे रहा हूं, जो सही है उसे बताने में क्या दिक्कत, लेकिन फ्यूचर में भी नहीं पूछा जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो उसे भी देख लो। यहां पर देखो, सिंपल आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा? स्क्वायर टाइप का ब्रेविस लैटिस। दूसरा क्या हो सकता है बच्चे? दूसरा हो सकता है रेक्टेंगल टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का। और तीसरा हो सकता है बच्चे सेंटर्ड, सेंटर्ड रेक्टेंगल हो सकता है बच्चे। और चौथा हमारे पास हो सकता है बच्चे हेक्सागोनल टाइप का। एंड लास्ट वन दैट इज ऑब्लिक। लास्ट वन में क्या होगा बच्चे? ऑब्लिक टाइप का। अगर मैं स्क्वायर बोलूंगा तो स्क्वायर में क्या होता है? A इक्वल टू B, और एंगल क्या होता है? थीटा, दैट इज 90 डिग्री। यहां पर रेक्टेंगल में बात करेंगे तो A इज नॉट इक्वल टू B, और थीटा क्या होगा बच्चे? ये तो 90 डिग्री ही होगा। सेंटर्ड रेक्टेंगल में बात करेंगे तो यहां पर भी A इज नॉट इक्वल टू B, और थीटा क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं हेक्सागोनल का बात करता हूं तो हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखो A इज इक्वल टू B, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आप देख सकते हो। एंड लास्ट वन दैट इज ऑब्लिक, तो यहां पर A इज नॉट इक्वल टू B, और थीटा भी क्या होगा? थीटा हमारा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। हाँ, यहां पर आप डायरेक्टली लिख दो ना, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री लिख दो, 90 डिग्री के इक्वल तो नहीं होगा, तो 120 डिग्री के इक्वल होगा हेक्सागोनल में। तो ये जो हमारे पास है ना 5, ये पिक्चर आपको आराम से दिख जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आपको ये 5 आपको ध्यान में रखना है, जो कि 2D केस में 5 ब्रेविस लैटिस होता है। अभी तक पूछा नहीं गया है, बट इन फ्यूचर आपको पूछा जा सकता है। देखो, हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेविस लैटिस पढ़ लिया, 3D सिस्टम में भी पढ़ लिया और 2D सिस्टम में भी पढ़ लिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूं ब्रेविस लैटिस के बाद, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि आप इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करते हो। जैसे कि मैं बोल रहा था ना कि जेड जो होता है, दैट मीन्स मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ, पढ़ना क्या है आपको? पढ़ना है हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने सीखना है, दोनों केस में, 3D सिस्टम में भी और 2D सिस्टम में भी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मूला यूनिट एंड रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, यहां पर आपके पास जो सिस्टम है वो तो आपके पास 2 है। पहला हो जाता है हमारे पास क्या? हमारे पास हो जाता है 2D सिस्टम, एंड सेकेंड टाइप इज दैट 3D सिस्टम। 3D सिस्टम भी हमारे पास मौजूद है। देखो, 2D सिस्टम में जो मेथड आप यूज आपको करना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? दैट इज एंगल मेथड। आप एंगल मेथड यूज करोगे ना तो जल्दी आप निकाल पाओगे। जबकि 3D सिस्टम में अगर आप इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हो, देन यू हैव टू गो विद शेयरिंग मेथड। शेयरिंग मेथड से आप यहां पर क्या कर सकते हो? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल एग्जांपल 2D के लिए दे देता हूं। मान कर चलो कि मेरे पास इस तरह का सिस्टम है, इस तरह का मेरे पास सिस्टम है। इसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग सिस्टम भी बोलते हैं।
आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ इस तरह का यूनिट सेल बना हुआ है और आपको दे दिया क्या कि इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल कर दिखाओ। एक और सिस्टम, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना दे रहा हूँ। मानकर चलो यही चीज आपको इस तरह से भी दिया रह सकता है। दो यूनिट सेल यहाँ पर बना हुआ है, एक है हमारे पास स्क्वायर और दूसरा है हमारे पास रेक्टेंगल। आपको निकालना क्या है कि इस यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना पॉसिबल है। दैट मीन्स फॉर्मूला यूनिट इसका क्या है। आप सिंपली देखो यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, z इक्वल टू थीटा बाय 360 इनटू नंबर ऑफ एंगल, नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर एंगल, उस एंगल, कुछ जो खास एंगल है उसका नंबर का मैं बात कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है बच्चे 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 90 अपॉन में 360 इनटू यहाँ पर नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर एंगल कितना है 1 2 3 4, 4 जगह 90 डिग्री बन रहा है, तो मैं यहाँ पर 4 करूंगा, इफेक्टिवली 1। आप बोलोगे सर आप इसको तो शेयरिंग से भी निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स आप शेयरिंग से भी निकाल सकते हो। 1/4 पार्ट क्या है इस एटम का, इसके अंदर है, इसका भी इसके अंदर है, तो उस तरह से आप जोड़कर भी निकाल सकते हो, नो डाउट। सेकंड का भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेकंड का भी आप उसी तरह से निकाल सकते हो। अब एंगल मेथड यूज कर लो, तो देखो कितना एंगल बन रहा है, 4 तो मेरा 90 डिग्री बन रहा है और एटम के अंदर ही देखना है। एटम के अंदर दो जगह क्या बन रहा है 180 डिग्री का भी बन रहा है, तो मैं कैसे निकालूंगा 90 इंटू 360 इंटू 4 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2, क्योंकि 180 का 2 एंगल बन रहा है और 90 का 4 बन रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2। आप बोलोगे इसको भी मैं शेयरिंग से निकाल सकता था, इतना करने का जरूरत थी नहीं, बट बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर है जहां पर एंगल मेथड ज्यादा मतलब इजी माना जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर देखो जैसे कि मेरे पास ये सिस्टम है, हेक्सागोनल सिस्टम है बच्चे। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर कुछ इस तरह से मेरे पास सिस्टम है। अब देखो यहां पर अगर मेरे पास ये इस तरह से यूनिट सेल दे रखा है और मुझे इसका जेड निकालना है, तब क्या करेंगे बच्चे, सिंपली देखो यहाँ एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री बनेगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर करना है आपको 120 डिवाइडेड बाई 360, इस तरह का कितना एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो 6। देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 और एक एटम तो कंप्लीटली इनसाइड है, इसके अंदर ही है, तो इसे डायरेक्टली काउंट कर सकते हो। आप इसको सॉल्व करोगे, देन 120 3 जा एंड 3 2 जा, यू विल गेट 3 एटम। आपको क्या मिल रहा है बच्चे, यहाँ पर 3 एटम मिल रहा है। तो देखो एंगल मेथड यहाँ पर आप लगाकर तुरंत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। 2D में ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जेड निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 3D सिस्टम में। 3D सिस्टम में जेड कैसे निकाला जाता है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द जेड, आप जेड कैसे निकाल सकते हो 3D सिस्टम में। देखो जेड निकालने का सिंपल तरीका है, यहाँ पर मान के चलो आप निकालना चाह रहे हो क्या, आप निकालना चाह रहे हो सिंपल क्यूबिक के लिए। सिंपल क्यूबिक के लिए आप जेड निकालना चाह रहे हो। जनरली सिंपल क्यूबिक में मान लेता हूं ना कि मेरे पास ये सिस्टम है, मेरे पास ये सिस्टम है, दिस इज द सिंपल क्यूबिक, ये मेरे पास सिंपल क्यूबिक है बच्चे। मैं इसको सारे कॉर्नर में क्या मौजूद है, सभी के सभी कॉर्नर में एक एक एटम मौजूद है। आप यहाँ पर जेड कैसे निकालोगे, तो शेयरिंग मेथड जाना होगा। शेयरिंग मेथड दैट मीन्स आपको यहाँ पर इस पिक्चर से तो समझ में कम आएगा, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, एक और पिक्चर बनाने जा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। इसे आप समझ गए तो आपके लिए आसान होगा। देखो पिक्चर में ही रहना, बहुत ज्यादा रूम का एग्जांपल ले लेके समझने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, पिक्चर से भी सब कुछ समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में रूम को लेकर एनालाइज करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो बड़ा सिस्टम मैंने बनाने सिखाया था यूनिट सेल समझाते वक्त, उसी को मैं
बना रहा हूं, इसके पैरेलल एक लाइन, फिर नीचे पूरे नीचे ले जाना है, ऊपर वाले को ऊपर तक, और फिर इससे मिला देना है, फिर यहाँ पर बीच वाले को भी इसके साथ मिला देना है, फिर इसके पैरेलल एक लाइन, पीछे वाले को आगे तक छोड़ देना और आगे वाले को लास्ट तक ले जाना और इसको इसके साथ मिला देना, और यहाँ पर इसे भी कर लेना, और यहाँ पर इस तरह से ये कर सकते हो। आप देखो एक यूनिट सेल को मार्क करो जिसमें मुझे जिसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मुझे निकालना है, सिर्फ एक को मार्क करो। ठीक है बच्चे, हो गया यहाँ पर। अब देखो कि मुझे इस एटम का निकालना है, मान लो ये एटम है, एक ये एटम है और एक ये एटम है। चलो मैं इसके लिए बात कर रहा हूं। इस एटम का मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि ये कितने सारे यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। आप देखो यहाँ पर फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, दिस इज द फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। आप देख सकते हो कि ये जो एटम है हमारे पास, ये बीच वाला, ये एटम हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, ये सभी यूनिट सेल सभी स्मॉल क्यूबिक लैटिस से ये क्या हो रहा है बच्चे, शेयर्ड हो रहा है। दैट मीन्स आप देखो ये पार्ट हमारा इसके अंदर आ रहा है, यस, इसके पीछे वाले में जा रहा है, यस, ये सभी के साथ शेयर्ड है ना। एक कॉर्नर एटम यहाँ पर क्या देख रहे हो, एक कॉर्नर एटम इस यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में, एक कॉर्नर एटम इन सभी के साथ शेयर्ड आ रहा है। आप अगर देखोगे इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये पीछे का आइटम बन रहा है। अगर आप यहाँ पर मानकर चलो कि फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में देखते हो तो फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में ये फ्रंट वाला आइटम है और सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में ये पीछे वाला आइटम है। तो ये चीज आप देखो कि इस तरह से ये कॉर्नर आइटम सभी यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। सो डेफिनेटली अगर हमारे पास 8 कॉर्नर आइटम है देन उसका जो इफेक्टिव शेयरिंग जो होगा वो क्या होगा बच्चे, 8 into 1/8। It has effective sharing that is equal to 8 into 1/8। तो यहां पर आपको समझना है, आपको क्या मिलेगा बच्चे, यहां पर मिलेगा 1 एटम। तो ये बात मैंने पहले भी बोला था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, इफेक्टिवली ओनली 1 एटम ही एग्जिस्ट करता है, और ये चीज देखो आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये चीज आपको देखना है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सिस्टम आता है, दैट इज बीसीसी सिस्टम। हमारे पास बीसीसी सिस्टम, इसे भी समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बीसीसी सिस्टम का अगर मैं बात करूं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यहां पर देखो एटम कॉर्नर में होगा और सभी के यहां पर कॉर्नर में तो होगा ही, सब यहां पर सारे के सारे कॉर्नर में होगा, और एक एटम क्या होगा बच्चे, बॉडी के सेंटर में होगा। तो इसी वजह से एक चीज ध्यान में रखना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हम उसी को कह सकते हैं जब कॉर्नर वाला आइटम, ये कॉर्नर वाला आइटम और बॉडी सेंटर वाला आइटम सारा का सारा सेम टाइप का होगा, तो ही हम इसे बीसीसी कह सकते हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। If all the corner atoms and center atom are same, then it is called BCC। मान के चलो ये सारे कॉर्नर में कॉपर है और बीच में एल्यूमिनियम है, तो ये बीसीसी सिस्टम नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो बच्चे? तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर आप जेड निकालोगे तो किस तरह से निकालोगे, 8 कॉर्नर है बट उसका इफेक्टिव शेयरिंग कितना होता है बच्चे, 1/8 होता है, और 1 एटम कंप्लीटली क्या है, सेंटर में मौजूद है, देन यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 एंड विच इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मानकर चलो आपके पास क्या है, आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, आपके पास क्या है, FCC है, तो यहां पर आप इसके लिए कैसे निकाल सकते हो, यहां पर एटम कहां कहां होता है बच्चे, सभी के सभी कॉर्नर में होगा और सभी के सभी फेस सेंटर में होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर फेस सेंटर में एटम मौजूद है, ठीक है बच्चे, मैं इसको कलर दिखा दे रहा हूं, देखो कलर सिर्फ दिखाया जा रहा है ताकि आपको एटम दिखे। ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको एटम क्लियरली दिखे। तो सभी के सभी कॉर्नर में है और फेस के सेंटर में, लेकिन सारा का सारा एटम क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए।
अब अगर मैं बात करूं इसका कॉर्नर के एस्पेक्ट में तो 8 इंटू 1/8 ये तो कर दोगे, लेकिन फेस सेंटर एटम ये कितने के साथ शेयर है? भाई एक रूम है, रूम में एक गेट लगा हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है, तो ये बगल वाले रूम के साथ भी तो शेयर होगा। अगर मैं इस दरवाजे को बंद करूंगा तो दोनों के लिए बंद होगा ना। तो सिंपल वे में समझना है, इस तरह से समझ सकते हो। अदरवाइज आपको डायग्राम से समझ में आता है तो डायग्राम बना लो। आप डायग्राम बना लो और डायग्राम के हिसाब से भी देख लो कि ये जो एटम है हमारा इसके साथ भी शेयर और इसके साथ भी शेयर है, दोनों के साथ शेयर्ड है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखो, आप मुझे देखो इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस नहीं करना है, मुझे एक यूनिट सेल पर फोकस करना है। तो इस तरह का 6 फेस सेंटर एटम है, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 1/2। सो यू विल गेट व्हाट, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा 4 मिलेगा, कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एफसीसी सिस्टम में भी आप जेड निकाल सकते हो। इसके अलावा आपको देखो एंड सेंटर्ड क्यूबिक एग्जिस्ट नहीं करता, अरे होता ही नहीं है एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ये सवाल ही गलत होगा अगर मैं आपको एंड सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जेड निकाल कर दिखाऊं यहाँ पर। तो क्यों नहीं होता, यहाँ पर इस तरह का एंड सेंटर्ड क्यूबिक एज ए ब्रेविस लैटिस क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? अब एंड सेंटर्ड क्यूबिक बनाओ ना, वो सिंपल टेट्रागोनल के बराबर हो जाएगा। मैं बनाकर दिखा दे रहा हूं, देखो एंड सेंटर्ड क्यूबिक अगर आप बना देते हो, मानकर चलो आपको लगता है कि एंड सेंटर्ड क्यूबिक इसका क्यों नहीं होता, क्यूबिकल सिस्टम तो हाईली सिमेट्रिक होता है, तो फिर एंड सेंटर्ड क्यूबिक इसका क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? ये भी सवाल हो सकता है इस तरह का, आप लोगों को पूछना चाहिए इस तरह का सवाल अपने क्लास टीचर से भी। तो यहाँ पर देखो एटम कहाँ होता है, यहाँ पर जब आप बोलते हो एंड सेंटर्ड क्यूबिक का जब आप बात करते हो तो एटम कॉर्नर में होता है और 2 अपोजिट फेस में होता है। यहाँ एटम होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। आप इसको मिलाओ ना, आप इसको अगर मिलाते हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या बन रहा है, ये चीज देखो, ये क्या बनकर तैयार हो रहा है, ये हमारा बनकर तैयार हो गया सिंपल टेट्रागोनल। जो आपका एंड सेंटर्ड क्यूबिक था ना, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ये किसके बराबर हो जा रहा है बच्चे, ये हो जा रहा है हमारा सिंपल टेट्रागोनल। और सिंपल टेट्रागोनल में क्या था कि 2 लेंथ हमारा इक्वल था, मतलब अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, a/√2 है, और ये लेंथ का अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है हमारा a/√2। लेकिन अगर मैं इस लेंथ का बात करूं तो ये क्या हो जा रहा है, a, एंगल तो हमारा 90 डिग्री ही है। तो उस हिसाब से यहां पर आप देखो a = 2 एज लेंथ बराबर है, बट c हमारा इक्वल नहीं है, तो ये किसके इक्वल हो गया बच्चे, सिंपल टेट्रागोनल हो गया। ठीक है, इसीलिए एंड सेंटर्ड क्यूबिक तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज बच्चे आपको ध्यान में रखना। हाँ, डायग्राम में अगर आप रहेगा उस तरह से बना हुआ और पूछ दे कि जेड निकाल कर दिखाओ, तो जिस तरह से फेस सेंटर एटम है जिस तरह से शेयर करता है उस तरह से निकाल लेना। ठीक है बच्चे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो, इससे हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग एचसीपी सिस्टम में भी सीख लेते हैं कि एचसीपी सिस्टम में जेड कैसे निकाला जाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दैट इज इन 3D। मैं 3D सिस्टम का बात कर रहा हूँ बच्चे। 3D सिस्टम जो हमारे पास मौजूद है एचसीपी का, उसमें हमें जेड कैसे निकालना है। यहाँ तक तो सभी पढ़ते हैं, एचसीपी को छोड़ देते हैं, वहां पर रट्टा मार लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसे भी समझना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज द एचसीपी सिस्टम। बनाने का तरीका देखो, मैं बना कैसे रहा हूँ। एक रेक्टेंगल बनाना है और इस रेक्टेंगल के पास से एक और रेक्टेंगल बनाना है। जितना अंदर लाए उतना बाहर ले जाना और जितना नीचे रखे उतना ही बाहर रखना, और इसको फिर क्या करना है बच्चे, आपको मिला देना है। यहाँ पर छोटा एज और यहाँ पर बड़ा एज, ये बड़ा ये छोटा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसे आप मिला देना। देखो यहाँ एटम कहाँ कहाँ होता है बच्चे, तो सभी के सभी कॉर्नर में होगा। यहाँ पर कहाँ कहाँ एटम होगा बच्चे, सभी के सभी कॉर्नर में होगा, और यहाँ पर फेस सेंटर में होगा। एक एटम हमारे पास 3 एटम इनसाइड द प्लेन, मतलब कुछ इस तरह से होगा, अंदर एकदम अंदर होगा। देखो ये ए लेयर बोलते हैं, दिस इज द बी लेयर एंड दिस इज अगेन ए लेयर, ए बी लेयर। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, रिपीटेशन होता है। आप देखो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका इफेक्टिव शेयरिंग इस कॉर्नर एटम का कितना होगा, आप क्या बोलोगे? सिंपल तरीका है,
आपको करना क्या है, यहाँ पर इसमें एक और हेक्सागोन बन सकता है। आप देखो, अगर मैं इसको रिपीट करूं तो इसके स्ट्रक्चर में एक और हेक्सागोनल इसके इधर बनाया जा सकता है। तो आप देखो यहाँ पर उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो कॉर्नर एटम है, मैं एक को मार्क कर रहा हूं, सिर्फ इसको, ये जो कॉर्नर एटम है इसके साथ भी शेयर हो रहा है और इसके साथ भी शेयर हो रहा है। उसी तरह से एक और हेक्सागोनल यहाँ पर बन जाएगा, इसी तरह से एक और हेक्सागोनल यहाँ पर हमारा बन जाएगा। तो ये जो कॉर्नर एटम है बच्चे, जो मैंने राइट साइड लगा रखा है, ये कॉर्नर एटम फिर इसके साथ भी शेयर होगा, इस हेक्सागोन के साथ भी। तो देखो ये कॉर्नर एटम इसके साथ तो शेयर हो रहा है, इसके साथ भी शेयर हो रहा है और इसके साथ भी शेयर हो रहा है। ये तो हो गया एक प्लेन में। इसी की तरह इसके ऊपर भी तो बिल्डिंग बनेगा। इसके ऊपर जब आप बनाओगे तो ये कॉर्नर एटम ऊपर के 3 के साथ भी शेयर होगा और नीचे वाले 3 के साथ भी शेयर होगा। मैं इसको नीचे बना नहीं रहा हूं, जरूरत नहीं है उसका। दैट मीन्स एक कॉर्नर एटम इस 3 हेक्सागोन के साथ शेयर हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसके 3 ऊपर भी बन सकता है। एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर बन सकता है ना, तो वो फ्लोर इस सरफेस से तो टच भी रहेगा, कॉमन फेस होगा, तो उसके साथ भी तो ये शेयर होगा कॉर्नर एटम। अब देखो इस तरह का कॉर्नर एटम कितना है यहाँ पर, तो 6 ऊपर है 6 नीचे है, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कि टोटल यहाँ पर कॉर्नर एटम कितना है, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 12, बट देयर इफेक्टिव शेयरिंग इज ओनली 1/6 विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट सेल। अब देखो उसी तरह से इस फेस सेंटर एटम का मैं बात करूं तो इसके ऊपर एक और यहाँ पर फ्लोर बनाया जा सकता है, तो उस हिसाब से ये इसके साथ तो शेयर है ही, उसके साथ भी शेयर होगा। तो इस तरह का फेस सेंटर एटम कितना है यहाँ पर 2 है, तो इसका इफेक्टिव शेयरिंग में कितना रखूं 1/2 रखूं। 3 एटम क्या है बच्चे, एग्जैक्टली अंदर मौजूद है, इनसाइड द सिस्टम, सिस्टम के अंदर है, तो उसका मैं क्या मानूंगा, कंप्लीट शेयरिंग मानूंगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये क्या है बच्चे, ये कॉर्नर वाला है, ये क्या है, ये हमारा फेस सेंटर वाला हो गया, और ये कंप्लीटली इनसाइड है, कंप्लीटली इनसाइड है। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे 6 2 जा 12, यहाँ पर 2 2 1 रह जाएगा, 3 3, यहाँ हो जाएगा कितना बच्चे 6 हो जा रहा है। That means it has effective number of atoms that is equal to 6। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, समझ रहे हो बच्चे। तो इस तरह से देखो हम लोगों ने जेड सभी में निकालना सीख लिया। इसके अलावा देखो हमें और क्या सीखना है, जेड निकालने के साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि आप मतलब ए और आर में रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं। ए मतलब एज लेंथ और आर मतलब रेडियाई, रेडियाई ऑफ, अगर 2D सिस्टम है तो हम बोल सकते हैं सर्कल, और 3D सिस्टम है तो हम बोल सकते हैं रेडियाई ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर देखो रिलेशन कैसे डिराइव किया जाता है, रिलेशन बिटवीन ए दैट मीन्स एज लेंथ बच्चे, एज लेंथ। देखो सब कुछ कनेक्टेड है, कोई भी इस तरह से नहीं है रेंडमली, एज लेंथ एंड रेडियाई आर, रेडियाई या रेडियस। देखो जहां एटम एक दूसरे को टच करे ना, वहीं से ए और आर के बीच में रिलेशन निकलता है। मैं आपको 2D सिस्टम में बताना चाहूंगा। 2D सिस्टम में पहले आप समझ लो, मान के चलो आपके पास क्या है, मान के चलो इस तरह का सिस्टम बना हुआ है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए और आर में रिलेशन। आपको यूनिट सेल बना हुआ दिया हुआ रहेगा बच्चे, मानकर चलो कुछ इस तरह से यहां पर है, तो यहाँ ए और आर में रिलेशन निकालोगे। लेट्स सपोज दैट आपको दे रखा है एज लेंथ इसका ए और आर हमारा इस तरह से दे रखा है, नो डाउट आप यहाँ लिख सकते हो ए इक्वल टू 2r। उसी तरह से अगर मान के चलो आपके पास ये इस तरह से रहे और इसको मान ले b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, b इक्वल टू हो जाएगा 4r। तो यहाँ देखो, यहाँ जहां एटम टच करे ना, वहीं से ए और आर का रिलेशन निकलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। मानकर चलो कि आपके पास इस तरह का सिस्टम है बच्चे, मानकर चलो कि आपके पास इस तरह का सिस्टम है, समझने का कोशिश करना, इस तरह का सिस्टम आ चुका है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये सिस्टम है बच्चे। अब यहाँ पर इसका जो दे रखा है एज लेंथ, वो ए दे रखा है, स्क्वायर है, ऑफ कोर्स एज लेंथ ए है तो सभी में ए ही होगा। अगर यहाँ ए और आर में रिलेशन निकालना है तो यहाँ से मत निकाल लेना, गलत हो जाएगा। यहाँ और यहाँ देखो ये एटम एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहा, तो ये एक दूसरे से रिलेशन निकल ही नहीं सकता। यहाँ पर क्या होगा, अलोंग दिस डायगोनल,
यहां से रिलेशन निकल सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर ये ए है तो ऑफ कोर्स अगर मैं इसको दे देता हूं ए बी और सी, तो ए सी क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहां हो जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहां हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a रूट 2। और AC इक्वल टू और क्या लिख सकते हो, AC इक्वल टू आप साथ ही साथ लिख सकते हो 4r विच इज इक्वल टू a रूट 2। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, यहाँ अगर r निकालना हो तो r निकाल सकते हो, a निकालना हो तो a निकाल लेते हैं, तो a हो जाएगा हमारे पास 4r अपॉन में रूट 2। तो इस तरह से आपको बच्चे निकालने के लिए आना चाहिए एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन, जहां एटम टच करे वहीं से आपको निकालना है। समझ रहे हो बच्चे, जहां एटम टच करे वहीं से आपको रिलेशन निकालना होता है, समझे। अब यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक है, उसको हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये जितना कुछ भी सीख रहे हैं ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पैकिंग एफिशिएंसी जब निकालोगे बच्चे। जब आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ये सारा हम लोगों ने क्या किया, पार्ट्स में सीखा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ, पैकिंग एफिशिएंसी में अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए यहीं पर रखता हूं, मैं क्लास खत्म करता हूं। आप एंजॉय करो और सारे वीडियो अच्छे से देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।